अस्सलाम वालेकुम विवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। विवर्स, कल जब हमने प्रोग्राम किया आखिर कब तक, तो उस वक्त हमें लेटेस्ट जो अपडेट आई थी, बल्कि ब्रेकिंग थी, वो हमने ब्रेक की थी आखिर कब तक में कि ईरान ने कतर के ऊपर जो अमेरिकन बेसिस है उनके ऊपर हमला कर दिया, और उसके बाद उन्होंने शाम और मुबैना तौर पर सऊदी अरब के जो बेसिस थे उनको भी उन्होंने हिट किया। जिसके बाद सुबह तक की जो डेवलपमेंट ये थी कि सीज फायर हो गया, जिस पे नेतन्याहू ने भी एग्री किया, ईरान ने भी अल्टीमेटली उसके ऊपर एग्री किया। और शर्त जो है ईरान की ये थी कि अगर इसराइल फिर जारहियत करेगा तो इससे भी सख्त जवाब ना सिर्फ इसराइल को दिया जाएगा, बाकी जहां जहां पे अमेरिकन अड्डे हैं उनके ऊपर भी हम हिट करेंगे और बड़ा फोर्सफुली करेंगे। और इसके बाद जो सुबह जो अपडेट थी वो ये थी कि दोनों जानिब से सीज फायर हो गया। लेकिन इस सीज फायर की खुशी तो ज़रूर होगी कि तबाही ज़्यादा नहीं हुई, आगे बढ़ी नहीं है, और जिस तरह आग, जंग की जो आग है वो खत्ते में फैल रही थी, उसमें जो है फौरी तौर पर जो है वो रुक गई। लेकिन जो फ़लस्तीन पे इसराइल कर रहा है वो तो अभी भी जारी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करने की अपील कर दी, बल्कि सो मच सो कि उन्होंने कहा कि जी आज जो चाहे गलती से किया है, लेकिन जंग बंदी के बाद इसराइल ने जो मिसाइल मारा है मैं उससे नाराज़ हूँ। लेकिन आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रंप से ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल प्रेसिडेंट अमेरिका का आज तक नहीं आया है। मैं जो उसे कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि वो अनऑर्थोडॉक्स है, और वो जो फैसले करता है और जो बयानात देता है उनकी अपनी खुद भी नफ़ी कर देता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये भी कहा है कि इसराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। गो के इसके पीछे ज़ाहिर है कि सारी दुनिया को पता चल गया कि ये जो हमला हुआ इसके पीछे अमेरिका खड़ा था, पावर्ड बाय अमेरिका, यूएसए। लेकिन उन्होंने आज ये भी कहा, और उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने कहा है कि चाहता हूं कि ईरान तजारत करे, ईरानी लोग बहुत अच्छे ताजर हैं। साथ में उन्होंने चाइना को मशवरा दिया कि आप पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल जो है वो ईरान से खरीदें। और हमने ये भी देखा कि आज ही ईरान और इसराइल के जंग बंदी के बाद एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम भी लगे हैं। लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब जो है उनके स्पोक्स पर्सन का जो बयान आया है, उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका ने दोबारा हमले की गलती की तो जैसा जवाब हमने दिए है इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ईरान की जानिब से। और दूसरी तरफ जो रात को हमला किया कतर के बेस के ऊपर, उस तनाजर में ईरानी सदर ने अमीर कतर को टेलीफोन किया, क्योंकि उन्होंने उनका एम्बेसडर को बुलाया था कतर में। उन्होंने कतर पर मिसाइल हमला उन्होंने जो ईरानी सदर मसूद पजिशकान ने कहा है कि जी हमने जो अमेरिका कतर पर मिसाइल से हमला किया है वो अमेरिकी शराकत पर रद्द अमल था, क्योंकि बेसिस थी वहाँ पे, उनकी बहुत बड़ी बेस है। ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कतर से जो पुराने ताल्लुकात हैं उसकी तजदीद चाहते हैं, उनकी वुसअत चाहते हैं। हमारा कतर से कुछ लेना देना नहीं है, ना कोई दुश्मनी है, और हम बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका की ईरानी एटमी तनसीबात पर जो एक हमला किया गया जो बज़ाहिर नाकाम है, और इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं और बाद में आएंगी, क्योंकि होता यही है कि जंग ख़त्म होती है तो काफ़ी अरसे के बाद तक डिटेल्स आती रहती हैं। इसके बाद इस्लामी दुनिया के टुवर्ड्स अमेरिका जो जज्बात हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। और ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जारहियत के बाद जो ट्रंप ने अमन के दावे किए थे, ना सिर्फ इक़्तिदार में आने से पहले बल्कि इक़्तिदार में आने के बाद भी, जो वो क्रेडिट लेता था कि जी मैं दुनिया में जंगें बंद करवा रहा हूँ, और सो मच सो कि इंडो पाक की जो जंग थी उसका क्रेडिट भी वो ले गया, और उसने कहा कि जी मैंने जो है इंडो पाक के दरमियान में सुलह जंग बंदी करवाई है। उसकी क्या हकीकत है इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अवार्ड के लिए नामजद किया था, क्या पाकिस्तान को वो नामजदगी वापस ले लेनी चाहिए
या फिर अभी वो वापस नहीं ले सकते, ये मेरे एक्सपर्ट बताएंगे आखिर कब तक में। और इसके अलावा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और आवाम के हकीकी मसाइल का क्या बनेगा, इसके ऊपर आज हम बड़े दिनों के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले दो हफ्तों से हम जंग पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी बात करेंगे क्योंकि हकीकी मसाइल जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं जिनका सामना पाकिस्तान के अवाम को ऑल ओवर पाकिस्तान है, उनका क्या बनेगा और तरीके इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के बगैर क्या किरदार है, इसके ऊपर बात करेंगे। सूबे में एमरजेंसी लगाकर कब्जा करने की कोशिश, मालियाती एमरजेंसी लगाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैंने बजट को जो है हमने केपीके में पास करवाया। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बजट में अगर कोई तब्दीलियां करनी है तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हम तब्दीलियां करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐसा कहना है, जिनके ऊपर पीटीआई के इनर सर्कल से बहुत तनकीद हो रही है, और जाहिर है कि मतलब इमरान खान की रिहाई के बगैर अगर वो हुकूमत कर रहे हैं और उनके कुछ एक्ट्स जो हैं वो शो करते हैं कि वो कंप्रोमाइज हैं, तो उसके लिए उनकी इनर सर्कल से ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अलीमा खान ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई के केसेस में जो जमानत थी आहनत के जुर्म में, क्योंकि उस वक्त जब 9 मई हुआ वो ही वाज अंडर कस्टडी ऑफ अथॉरिटीज़, तो वो प्रेजेंट तो नहीं थे, लेकिन उनका नाम है इसलिए उनकी जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आज मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब हैं। शेख साहब वेलकम टू द शो। ख्वाजा ख्वाजा अयूब नसीम साहब मेरे साथ। ख्वाजा साहब वेलकम टू द शो। और सलीम भट्टी साहब इज फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भट्टी साहब वेलकम टू द शो। कैसे देखते हैं आप जंग बंदी जो हुई है, जो कल रात को कतर और शाम और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में भी जो है उनके जो बेसिस हैं अमेरिकन, उनके ऊपर अटैक किया, स्ट्राइक किया ईरान ने। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई। बाकी बहरीन, कुवैत और यूएई वगैरह के लिए भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था कि उनके जो बेसिस वहाँ पर हैं उनके ऊपर भी अटैक करने जा रहा है ईरान। उसके बाद बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हुई और जंग बंदी हो गई। आपका टेक शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल केएन न्यूज़ का कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आवाम को आगाही दे पाएँ। काशिफ भाई, ये जितनी भी डेवलपमेंट आपने अभी जिस तरह अपने इंटरव्यू में भी फरमाया है कि बाकायदा ईरान के ऊपर पाबंदियाँ थी, ईरान किसी से तजारत नहीं कर सकता था, ईरान के साथ जो मामला थे बड़े सख्ती के साथ किए जाते थे जो कि नाजायज़ थे उस वक्त भी। और अचानक फिर एक दिन इसराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बना के एलिमिनेट करने कर दिया। साथ ही इसराइल ने उनकी फजाइया को भी कब्जा कर लिया, क्योंकि जिस जगह पे उनके नीचे अगर वो S-300 था डिफेंस सिस्टम तो वो भी उड़ा दिया गया। अमेरिका की आशीर्वाद के साथ दिन ब दिन इसराइल और कदम बढ़ाता चला गया और फिर अमेरिका ने यह तक बयान दे दिया कि हम भी इस जंग में शरीक होंगे। लेकिन आपने एक चीज देखी जो कि मैं अपने पाकिस्तान के दाद देता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जब उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद काफी मीम्स बनी और चीजें बनी कि जी उनको कुछ कहा गया था, हुआ कुछ है। काशिफ भाई, ये सारी जंग बंदी के अंदर बहुत कलीदी किरदार है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने जाके अमेरिका को ये बावर करवाया कि ये इस्लामी मुल्क है, अगर आप इसके साथ इस तरह की हरकत करेंगे जो कि पहले आप इराक में, लिबिया में, शाम में, मिस्र में करते आए हैं, तो इसके नताइज बड़े गंभीर होंगे। आपने देखा इस दफा वो लीडरशिप चेंज जो एक मुतालबा था उनका कि जी हम इस दफा पूरी लीडरशिप चेंज कर देंगे, खुद ही अमेरिका ने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा नहीं अब लीडरशिप चेंज। कल रात तक तो रजीम चेंज की ट्रंप बात कर रहा था, आज वो कह रहा है। सर वही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अब वो उन्होंने वो चीज वापस ले ली है, उनको बावर करवाया गया पाकिस्तान की जानिब से। इस जो उनका डिसीजन जो बैक उसने वर्ड्स बैक किए अपने। सर देखिए ना, आप बड़ी आप तो खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं। आप मुझे यह बताइए कि कतर पे जब अमेरिकन अड्डों पे हमला हुआ है उधर एक भी फौजी नहीं था, क्या अड्डों के ऊपर फौजी नहीं होते? तो सर ये चीजें आपको अब मेरे से बहुत ज्यादा आपको मालूम है, आप इन चीजों पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आपको मालूम है कि ये किस तरीके से हुआ है, ये क्यों किया गया है। अमेरिका जो हर वक्त ईरान के खिलाफ हुआ करता था, अचानक क्या हुआ एक रात के अंदर ये सारी तब्दीली आ गई।
सारा मामला सीधा हो गया। अच्छा, मुझे कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी शेख हुई साहब, है, इसमें कोई ना मुझे कोई मामलात हुए हैं जिसकी वजह से वो चुप हुए हैं। मुझे इसमें जो सीआईए पेंटागन का रोल नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल में एक ये कॉन्फ्लिक्ट जो चलती आ रही थी इस्टेब्लिशमेंट यूएसए की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, ये उसका शाखसाना नहीं आपको लगता? नहीं सर, ये बड़ी मैं समझता हूं कि ये देखिए इसके अंदर ना मुस्लिम ममालिक में मैं फिर कहूंगा खासकर ये क्लासिफाइड डिटेल्स आ जाएंगी कुछ अरसे तक बाहर। पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है और बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर ईरान को कहा गया है कि आप तजारत करें, ईरानी लोग तजारत करें, इसका मतलब है कि ये खित्ता तरक्की करेगा। देखिए शेख साहब, मैं आपसे थोड़ा डेवलपमेंट करेगा। ड्यू रिस्पेक्ट डिफर करूंगा, क्योंकि कल रात तक जो है पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आते थे, चेहरे भी लटके हुए थे, क्योंकि जिस तेजी से शिद्दत के साथ जंग फैल रही थी तो इनको एक साइड चूज करनी पड़नी सर थी। नहीं, ब्लैक डोर डिप्लोमेसी और चीज होती है, मीडिया के ऊपर प्रेजेंटेशन और चीज होती है। आप कभी भी वो मामला सामने नहीं लाते जो बैकडोर डिप्लोमेसी में हो रहे होते हैं। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान जंग में इंडिया कहता था ना मैं मीडिएशन करूंगा ना मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, और दोनों ही काम उसने किए। उसने अमेरिका से मीडिएशन भी मानी और उसने फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत भी की। टू दैट एक्सटेंट थी ना जी, कि जंग बंदी जो की गई उसके बाद तो वो हमारे साथ अभी तक तो नहीं बैठा है इश्यूज के ऊपर। हमें जरूरत नहीं है ना, वी आर ए सॉवरेन कंट्री। हमें क्या भारत नहीं होगा तो हमारा क्या काम नहीं चलेगा? हमारा उससे बहुत ऊपर पानी का जो मेन मामला वो तो वहीं खड़ा है ना जी। नहीं, हम उससे बहुत ऊपर है। भारत उसके बाद ठंडा हो गया, उसको पता है जिस किस्म की उसको मार पड़ी है। डू यू थिंक कि ठंडा हो गया, या फिर सर वो जो मर्जी कर ले, उसको जो time. लेसन मिल गया ना इस जंग के अंदर, भारत ये आप देख लीजिए वो साइबर वॉर थी। अभी जो वॉर हुई है ना इसराइल की ईरान की, ये मिनी साइबर वॉर थी। इसके अंदर जहाजों को भी तबाह किया गया, बेसिस को भी तबाह किया गया, न्यूक्लियर साइट्स को भी तबाह किया गया। तो ये चीज अब दुनिया बावर कर रही है कि अब वो दुनिया के अंदर ये जंग जो होंगी ना ये बड़ी नई तरीके की होंगी और ये बड़ी लीथल और बड़ी खतरनाक होंगी। तो अच्छी चीज ये है कि ईरान अब इंशाल्लाह ताला तजारत करेगा, अल्लाह के हुक्म से ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन मैं अच्छा चले आगे मैं ख्वाहिश साहब आपका टेक इस पे, लेकिन जो शेख साहब कह रहे हैं, क्योंकि आज फ्रांस ने भी उनसे कहा है कि जी आप जो अपनी एटॉमिक जो है वो एग्रीमेंट करें, वो तो वहीं पे खड़े हैं। और साथ में आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि आई एम श्योर कि अपनी एटमी तनसीबात दोबारा तामीर नहीं करेगा ईरान। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ भाई, बात यह है कि मेरे साथ काबिल एहतराम दोस्त बात कर रहे हैं तजारत की। यहाँ तो भाई आग का समा था, तजारत वाली बात तो रह कोई नहीं गई ना ईरान में कि ईरान अमेरिका से तजारत करेगा। पहले तो उस पर बहुत सारी सेंक्शंस लगी, तजारत वाली बात ही कोई नहीं है। बात यह है कि जब नजर आ गया मिडल ईस्ट को, जिन्होंने अपनी बेसिस दी हुई थी कि ईरान इतना ताकतवर है कि वो उनकी हस्ती को भी और उनके शहरों को भी और उनकी बेसिस को भी तबाह कर सकता है। ये ट्रंप कभी सोच नहीं सकता था कि ईरान इतना स्ट्रांग रिस्पांस देगा। उनके जहन में ये था कि ईरान बहुत कमजोर एक मुल्क है और जब हम उस पर कोई हमला करेंगे, उनके एटमी प्लांट पे कोई बहुत बड़ा हमला करेंगे और वो पंजाबी में कहते हैं लेट जाएगा और वो आ जाएगा माफी तलाफी की तरफ, और वो सीज फायर के लिए जैसे इंडिया ने अमेरिका को कहा तो शायद वो भी कोई ऐसी सफारती रास्ता ढूंढते हुए वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे अमेरिका को कहेगा कभी आप सीज फायर करवा दे। बजाय सीज फायर करने के उसने इंडिया को, उसने तमाम उन ताकतों को बता दिया जो उसके खिलाफ थी, मुत्तहिद हुई थी। यूरोप था, अमेरिका था, इसराइल था, या उसके गिरदोनवाज जो और भी दुश्मन थे, और उसमें कुछ हमारे अपने मुसलमान कंट्रीज भी जिन्होंने बेसिस दी हैं, अपने सारे हवाई अड्डे उनको दिए हैं। उसने बता दिया सबको कि ईरान किसी से डरने वाला नहीं है। वो वाकई एक मुसलमान कंट्री होने की हैसियत से उसने मुसलमान, देखिए हमारे मजहब में बहुत वाज़ेह है कि मुसलमान का जज्बा बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है। उसने शो कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने अपना जज्बा शो किया था, जंग इंडिया से हुई तो उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग अपना जज्बा शो किया। गुजारिश ये है कि ये फिर हल्की फुल्की मौसीकी होगी जब उसको सीआईए ने कहा कि उसके पास कोई ऐसी भी एटमी ताकत वो नहीं बनने वाला, और कोई आईएई में ने बताया कि उसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। राफेल प्लोजी ने तो कल कहा था कि गलत किया है, जिन्होंने सबने बता दिया कि जी ये नहीं। वो ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये पूरी दुनिया उसके बारे में गलत सोच रही है। मैं फर्द वाद हूं पूरी दुनिया में जो ईरान को जानता हूं। बाबा, अगर उसके पास गायब का इल्म है तो फिर वो बताए उसके पास कौन सा इल्म है जिससे उसको पता लग गया कि ईरान के पास है।
और अगर वहां पे कोई ऐसा मवाद होता जिस तरह हिट किया गया ताबकारी, अभी जितनी एजेंसीज की रिपोर्ट आई है तो कहीं भी कोई ताबकारी के ऐसे निशानात नहीं मिले जिससे जाहिर हो कि जी इनके पास यहाँ पे कोई ऐसी वो तो नहीं। केमिकल वेपन्स की इराक में भी बात की थी, उन्होंने झूठ बोला था। जी सेम सिचुएशन इराक वाली थी। असल में उनका टारगेट ये था कि इस वक्त इसराइल के लिए जो खतरा एक ही कंट्री है ना मुसलमान कंट्रीज में से सबसे नजदीक, वो है ईरान। तो इसराइल को वो प्रोटेक्ट करवाना चाहता था। देखिए आज ये बड़ी शर्म वाली बात है कि सब कंट्रीज ने सीज फायर को अप्रिशिएट किया। भाई अंधे हो, अकल के अंधे हो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो, आप लोगों को फलस्तीन नजर नहीं आ रहा। जहां आपने ईरान के सीज फायर की वेलकम किया है और ट्रंप को कहा है, वहां फलस्तीन की बात क्यों नहीं हुई? मुझे बताइए ना। ये सिर्फ अपने अपने मफादात का सौदा कर रहे हैं। अगर फलस्तीन के पास भी कोई ऐसे मिसाइल होते तो मेरा ख्याल सबसे पहले ट्रंप साहब वहां भी सीज फायर का ऐलान करवाते। चूंकि वो एक कमजोर जगह है और हुकूमत है, इसलिए उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। ख्वाहिश साहब कितना रोल देखते हैं, क्योंकि आज ट्रंप ने ईरान और इसराइल से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करने की भी अपील कर दी है और इसराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो जाहिर है कि बैक बाय यूएसए था, ये तो सारी दुनिया को पता था। और तजारत की बात भी उसने कर दी। आज मुझे तो समझ नहीं आ रही। लग रहा है पाबंदियां भी हटा देखिए देंगे। वो नफसियाती बातें कर रहा है। कौन इसके साथ तजारत करना चाहेगा इन हालात के बाद? मुझे बताइए ना, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके आप आके मुल्क में तबाही मचा देते हैं और साथ ही कहते हैं क्या ये जो इंपोर्ट होगी ईरान में, यहां तो कहते हैं ना 10 साल तक जितनी इंपोर्ट ईरान करेगा वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन करेगा इसके साथ तजारत? मुझे बताइए। नहीं वो तो चीन को भी तेल के ज़खायर हैं, गैस तेल के ज़खायर है भाई, तेल के ज़खायर अमेरिका को जरूरत है, ईरान को तो नहीं है। अमेरिका को चाहिए होंगे। चीन को भी मशवरा दे रहा है तजारत तो होगी ना। और भाई तजारत बात यह है, उसने एक थ्रेड किया है कि मैं देखूंगा समुद्र से कौन सा बहरी जहाज ये पेट्रोल लेके यूरोप को मुहैया करता है। बाबा उसने पूरी दुनिया को इस तरह कंट्रोल कर लिया था कि इसराइल और अमेरिका मजबूर हो गए थे सीज फायर के लिए। अब नए आर्म्स को जो बंद करने जा रहा था कल वो जी 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 देखिए ईरान ने जो जो स्टेप अनाउंस किए उसने करके दिखाए। दोपहर में उस पे अटैक होता था, वो कहता था शाम तक इंतजार कीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, और उसने साबित किया। अगर इसराइल ने उसके ऊपर 10 मिसाइल मारे हैं तो उसने उसको मल्टीप्लाई 10 के साथ करके मिसाइल रिस्पॉन्स दिया है। मुराद ये है। अच्छा इस जंगबंदी में दो फरीकों का आप कैसा रोल देख रहे हैं? जैसे शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तानी जो रूलर्स हैं उनका या फिर ट्रंप का रोल क्या देखते हैं आप इसमें? मैं दोनों का रोल नहीं देखता। अच्छा, मैं देखता हूं सिर्फ अपनी उनकी मजबूरी। अगर कतर सऊदिया, बहरीन, आप जितने भी यमन, जितने भी कंट्रीज ले लें, उनको अपनी मजबूरी नजर आ गई थी कि ईरान उनके बेसिस भी उड़ा कर रख देगा और उनकी मईशत भी बाकी दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाएगी और उनका दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम लोगों ने मिन्नतें करके एक समझ लीजिए एक ड्रामा किया है। जैसे 5 मिनट में ही इंडिया ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, उसकी वजह थी कि वो नहत्ता हो चुका हुआ था। पाकिस्तान ने जो अटैक किए थे ना जी, उसका जवाब उसके पास नहीं था। यही सेम सिचुएशन है। लेकिन एक बयान जो है अमेरिका जो ईरान की तरफ से आया वो भी बड़ा डेयरिंग है। उन्होंने कहा जी कौन से इस्लामी मुल्क ने जंगबंदी की अमेरिका से अपील की, वो बताए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कह देना कि जी हम ईरान के साथ हैं, इससे गुजारा नहीं होता। मुराद ये है कोई बंदा मर जाए ना तो दुश्मन भी कहता है जी मैं फातिहा खानी होती। बस अब आगे चलते हैं। मुझे ये बता दीजिए इस जंग ने नुकसान तो ईरान का भी किया, लेकिन जो एक नाकाबिले तस्खीर का एक गुब्बारे में हवा भरी गई थी इसराइल की, उसको कितना नुकसान पहुंचा इस जंग? देखिए इस जंग का एक फायदा हुआ है। दुश्मनों को जो सोच थी ना दुश्मनों की, इधर से इंडिया, उधर से इसराइल और उसके हवारी, उन सबको पता लग गया कि इस खित्ते में 2 मुल्कों के साथ फड्डा नहीं करना चाहिए उनको, जिसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान और दूसरे नंबर पे ईरान है। उन तमाम लोगों को पता लग गया है कि अगर इन लोगों के साथ किसी ने पंगा लिया तो वो उनकी हस्ती मिटा देंगे। देखिए ईरान ने तो अभी यूरोप की तरफ कोई अटेम्प्ट नहीं की। अगर यूरोप की तरफ वो अटेम्प्ट करता ना, उसने सिर्फ पेट्रोल का ही कहा है कि भाई पेट्रोल नहीं गुजरेगा। तो अगर वो कहीं ऐसा एक हफ्ता हो जाता
कि पेट्रोल ना जाता, मैं देखता यूरोप लेकिन का हाल आपने क्या। हम बंद करके 20% जो दुनिया की सप्लाई है वो तो वो कल रात को रोकने जा रहा था ना जी, जी हाँ, इसीलिए तो भाई ये सारे लेटे हैं। क्योंकि दो बड़े शिप जो है उन्होंने रास्ता मोड़ लिया था अपना। बात ये है, इन चीजों को जब आप कड़ियां मिलाएंगे ना, कि उसका कतर पे अटैक है, सऊदी पे अटैक है, बहरीन की तरफ चल पड़ा है, यमन की तरफ चल पड़ा है, जब उन तमाम लोगों को ये पता लग गया भाई ये अब ये टलने वाला नहीं है, ये मुकम्मल तैयारी पे। हाँ, देखना ये पड़ेगा कि पसे का पर्दा उसके साथ जंग में उसका साथ किसने दिया। चलें आगे ये बात करते हैं। बड़ी साहब कैसे देखते हैं, एक तो जंग बंदी फौरी, इसमें रोल किसका ज्यादा देखते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान तो कल रात तक जो हमने देखा प्रॉब्लम में था कि अब वो दोनों साइडों को रखना भी चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन जो डेवलपमेंट हो रही थी कल रात तक कतर पे हमले के बाद, उसमें तो फिर हमें डिसाइड करना था अगर ये जंग पर लॉन्ग कर जाती तो फिर आइदर वे हमें किसी का साथ देना था, क्योंकि जिस बेशर्मी के साथ अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो उसमें उनका साथ देना तो नामुमकिन हो गया था। आपका टेक? काशिफ साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान गोमगू की कैफियत का शिकार था, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान गोमगू की कैफियत का शिकार था। पाकिस्तान एक डिप्लोमेसी जो है उसकी हिकमत अमली के तहत जो है थोड़ा सा देख रहा था कि जो पाकिस्तान का रोल किस वक्त कहां पर ज्यादा शदीद जरूरी है। जहां तक ईरान की बात है, पाकिस्तान ने ईरान को बिल्कुल भी पीठ नहीं दिखाई। पाकिस्तान के वजीर आजम हो, पाकिस्तान के वजीर दिफा हो या पाकिस्तान के सिपा सालार, सब ने कहा, और इवन के पाकिस्तान की जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो या कोई दीगर जमातें जो हैं, सब ने मतलब बिला झिझक इस बात का इरादा किया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे और दामे दरमे सुखरे हम पूरी उसकी मदद करेंगे। बॉर्डर के साथ खड़े होना ही पड़ना था ना, साथ तो डेफिनेटली साथ भी, बॉर्डर भी साथ है और हम जो मेरी मुस्लिम कंट्री भी हैं, ठीक है ना। और बाकी जहां तक रहेगा ना मेरी अमेरिका का, अंडरस्टैंडिंग है, जो आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जब डिप्लोमेसी खत्म होती है फिर जंग शुरू होती है। ड्यूरिंग जो वॉर है वो डिप्लोमेसी बहुत कम होती है, उसके बाद ही होती है। लेकिन आप देखें जंगे भी तो दुनिया में किसी मसले का हल नहीं है ना, नहीं, वो हर जंगों जंग के के बाद बाद मुज़ाकरात की शुरू बात होती हुई है। है, ठीक है ना। तो आज भी अगर 12 रोजा जंग के बाद मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं लोग, और इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बेहतरीन रोल है कि पाकिस्तान के सिपा सलार ने जाकर जिस तरह अमरीकी सदर को बावर करवाया कि देखें पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान खित्ते में तवाजुन का ये संभालने की पूरी पोजीशन रखता है। आप गलती मत कीजिएगा कि आप जंग में आए। किस्म के भट्टी साहब सॉरी, जिस किस्म के फैसले ट्रंप कर रहा है या वो जैसे अपने फैसले रिवर्स करता है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान का सिपा सलार या किसी और एटमी पावर का सिपा सलार उसको कुछ कहे और वो मान ले? वो तो इस वक्त उस पर जुनून ये तारी है कि वो दुनिया की जो पैसे हैं, दुनिया की जो मिनरल्स हैं, वो समेट कर कैसे अमेरिका लेके आए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक जुनून में मुब्तला है, और एक जुनूनी शख्स से जो भी बात मुमकिन हो वो उससे बईद नहीं है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है किस्म की हरकत करे। लेकिन बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। और जहां तक ईरान का और इसराइल का या अमेरिका का जंग है, या ये आप देखें मेरे पेशरू दोस्तों ने भी यही फरमाया कि ये जंग कोई यूरेनियम की जंग नहीं थी, ये जंग जो है मुसलमान और यहूदी की जंग नहीं थी, ये जंग जो है वसाइल की जंग थी कि खित्ते में तेल के वसाइल जो हैं, दौलत से जो माला माल ईरान है उसके वसाइल को किस तरह लूटा जाए। आप समझते हैं कि इराक या मतलब दूसरे को बिल्कुल नहीं देखा ना। उसने तो रेजिस्टेंस के साथ ये साबित किया, और पहले भी जितनी उसके साथ आप देखें कि पाबंदियां लगी हुई थी इक्तिसादी और मुआशी तौर पर, बिजनेस तिजारत के तौर पर खास तौर पर, वो बिल्कुल किसी जगह करना खड़ा नहीं था। लेकिन उसने साबित किया कि उसने कौमी खुददारी और यकजहती के साथ तमाम हालात का सबूत देते हुए कामयाबी हासिल की। ना वो वर्ल्ड बैंक के पास गया, ना वो IMF के पास गया, ना वो WHO के पास गिड़गड़ाया कि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं या दवाइयों से बीमार मर रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी दवाइयां भी मैनेज की, अपनी रोटी भी बंदोबस्त की, और अपने वसाइल को भी बढ़ाया। उसने डॉलर पे ने साथ नहीं किया, इसमें तेल की दौलत से खूब फायदा उठाया। इसमें ईरानी अवाम को कितना क्रेडिट देती है ये सब कुछ जो ईरान कर पाया? ईरानी कौम ने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बहुत बहादुरी और यकजहती का मुजाहरा किया, और अवामी ताकत के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो खुददार कौम है और किसी भी मुश्किल हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। आप देखें कि ईरान की जो कौम है
वो किसी जाहिल और जंगली लोगों की तरह मतलब कोई यूनिफॉर्म और फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं कर रही होती। ईरान की कौम मुश्किल तरीन हालात में भी सूट जो है टाइयां बांध के जेबतन करके वो सड़कों पे आके वो मुजाहरों में शामिल होते रहे और ये कौमी यकजहती का मुजाहरा किया उन्होंने। लेकिन वो तो आप ये बिल्कुल भी तो, खौफजदा नहीं हुए। आप ये भी तो देखिए, हमारे यहाँ के जो रूलर्स हैं, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लीडर्स या नून लीग के एंड टू सम एक्सटेंट पीटीआई के जितने करोड़पति अरबपति वो हैं, तो वहाँ के रूलर्स अब नहीं हैं। अहमदी नजाद को देख लिया, अभी भी बकरियां चार रहा है, वो 2 दफा प्रेसिडेंट रह गया उनका। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमीरुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश तो लेकर बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि हम अमीरुल मोमिनीन हैं या अमीरुल मुस्लिमीन हैं। अगर हम में से कोई एक भी ऐसा अमीरुल मोमिनीन आ जाता, ये मुजाहिद आजम आ जाता, तो आज हालात ये बेहतर हो जाते। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ हुक्मरान तबका जो है वो अरबपति ही नहीं खरबोपति है और अवाम जो है वो गरीब है। तो ये हमारे अवाम का भी कसूर है कि बार बार उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, रिजेक्ट कर दें उनको। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो आंखें खोल रही है। कल की जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की, उन्होंने कहा जी 12 खरब रुपए की जो हेजलमेंट हुई है, जो मिसमैनेजमेंट हुई है, वट एवर यू कॉल इट, 12 खरब रुपया पंजाब में। ये तो दरिंदगी है अवाम के साथ, गलाजत है। ये पंजाब की हुकूमत खासतौर पे मैं कहूंगा कि लिखी हुई है, मतलब ठीक है ना। और पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मुजम्मत कर रही है और मैं भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से इसकी मुजम्मत करता हूं कि ये सिर्फ ये 12 खरब की बात नहीं है, ये कई 100 अरब खरबों की बात है। इन्होंने वो जो भी फैसला किया, आप अलाइशों को उठाने की बात देख लें, ईद उल अजहा के मौके पर उतने जानवर ज़िबा नहीं हुए जितने खरबों रुपए ये अलाइशों के ठिकाने लगाने के नाम पर लूट के खा गए। इन्होंने मोटरसाइकिल वालों के लिए वो लाइन बनाने की कोशिश की थी, तो मोटरसाइकिल वालों के लिए लाइनें बनाई, उसके बाद उन्हीं सड़कों को उखाड़ के लगा रहे हैं। ये क्या प्लानिंग है? सुनिए, ये पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिटीरियोरेशन नहीं है कि जो इस किस्म के काम होते हैं। अदरवाइज तमाम जो सरकारी महकमे हैं अगर सही काम कर रहे हो तो ये नौबत ना आए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तमाम इदारे हमारे ईमानदारी के साथ काम करें और हमारे इदारों में मौजूद जो उनके जिम्मेदारान हैं वो ईमानदारी और कौमी यकजहती का मुजाहरा करें, वो तो बदकिस्मती है कि हमें से जो भी आता है वो चाहे अवामी नुमाइंदा हो या एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हो, वो लूटने के लिए ही आता है। शेख साहब मुझे बताइएगा, हम लूट रहे हैं। अगर अमेरिका ने दोबारा हमले की गलती की तो अब से ज्यादा जोरदार और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो ईरानी सदर अमीर कतर को फ़ोन किया है और उन्होंने कहा जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे जो पुराने तल्लुकात हैं हम उसको ज़ाहिर है कि वुसअत देना चाहते हैं। और कतर पर जो कल मिसाइलों से हमले किए गए हैं वो अमरीकी शराकत पर रद्द अमल था हमारा, ये ऐसा कहना था ईरानी सदर का। सर वो भी बेसिस के ऊपर हमले किए गए हैं, कतर पे हमले नहीं किए गए। नहीं, वो कतर में थी ना बेस, मतलब बेस कतर में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कतर पे हमला है। उनके कैपिटल के साथ कतर और ईरान, कतर, ईरान और रूस, इनकी इतनी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है कि आप सोच नहीं सकते। उनका इतना करीबी मरासम है कि शायद पाकिस्तान के साथ भी उनके इतने करीबी मरासम नहीं है जितने कतर के साथ है। इसी वजह से उन्होंने बयान दिया कि कतर को परवाह करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क है। बल्कि वो अमीर कतर को फोन किया है ईरानियन प्रेसिडेंट। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि जी हमें ये हम नहीं कह रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान अब तजारत करे। इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाह रहा है कि कुछ दिनों में ईरान से पाबंदियां हट जाएंगी तजारत की। फिर हमें अब वो पाबंदियां हटेंगी तो जाहिर है हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा कि हम गैस भी ले सकेंगे, पेट्रोल भी ले सकेंगे बहुत सस्ता। और आपको पता है वो सबसे सस्ता है। अच्छा, वो सस्ता। अच्छा, पाकिस्तान में गैस मिल नहीं रही, पाकिस्तान में गैस नहीं मिल रही, तो हमें बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप आवाम को खुशखबरी ना दें सर। इसके साथ सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन जंग शुरू हुई थी तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि कोयटा के 70% पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई थी। तो अब ये मुझे बताइए कि अगर सस्ता, जाहिर है कि बहुत सस्ता है, हमारे कैरेज भी कोई नहीं है, तो अगर ये पाबंदी खत्म होती है, ईरान से पेट्रोलियम आता है, तो फिर अवाम का कोई फायदा होता नजर आ रहा है आपको उसमें? सर अवाम का भी बहुत फायदा इसमें होना है इंशाल्लाह। तो वो हुकूमत खा जाएगी सारा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जाहिर है आप जब तजारत करते हैं आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करेंगे, कोई खुराक एक्सपोर्ट करेंगे, कोई चीजें उनको भी देंगे। उनसे अगर आप तेल ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं तो उसमें आपका भी तो फायदा है। अभी आप तेल की अपनी प्राइस तो जरा देखें, आप बिजली उससे बनाते हैं, आपकी बिजली कितनी महंगी पड़ रही है। अगर वहां से आपके बलोचिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा बिजली ईरान दे रहा है।
शेख साहब, आप उसको भी पेट्रोल देखें ना। की प्राइस भी डिक्रीज करेगी ना अगर हम उधर से लेते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज करेंगी। अच्छा, वो जो अब लेकिन आप, उसके लिए आपको रिफाइनरी दूसरी लगानी पड़ेगी। वो कितनी महंगी है? एक एक मेरी बात सुने, रियासत के लिए सर वो ऐसी टाइम तो रिफाइनरी लगता है लगाना ना, कोई बड़ा टाइम, काम तो नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल हो सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा 6 माह में हो जाएगा। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि वो दुनिया में अजूबा है। वो बिल्कुल हो सकता है। इंडिया भी तो करता है ना जी, बिल्कुल कर रहा है। इंडिया ईरान उनसे से लेता है। ईरान से तेल लेता है, उसको रिफाइन करता है और यूरोप को बेच देता है अपना करके। कैसी बात है? तो सर हमारे पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है। ब्रदर इस्लामी मुल्क हमारा ईरान, उसकी सालमियत ये हमारी sure सालमियत कि है। उनके ऊपर अगर उसकी तजारती पाबंदी सालमियत हटने पे कोई वाली है। फर्क आता तो इसराइल एक तरफ होता, दूसरी तरफ भारत होता, हम बीच में पिस रहे होते। तो ये फतह ना सिर्फ ईरान की, ये पाकिस्तान की भी फतह है। और आप यकीन मानिए इसके लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत भागदौड़ की है, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत ने बहुत भागदौड़ की है, और हमें उसका ड्यू क्रेडिट उनको देना चाहिए। ख्वाजा साहब कैसे देखते हैं? एक तो अमीर कतर को फोन किया ईरानी सदर ने, और उन्होंने ये भी कहा, ईरानी पासदारान इनकलाब जो उनकी कौंसल है, उसने कहा जी अगर अमेरिका ने दोबारा हमले की गलती की हम पर, तो इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन आएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को वो कह रहे हैं, वो तो ललकार रहे हैं। अब आप समझते हैं कि दे हैव emerged as a power। गुजारिश ये है कि आपका जो सवाल जो है वो थोड़ा सा लंबा है, उससे पहले मैं कुछ जवाब देना मैं चाहता हूँ दरिया को कूजे में बंद कर दीजिए। अपने ऑनरेबल साथी का। ये तजारत की बात कर रहे हैं, मैं समझने से कासर हूं ये कौन सी तजारत की बात कर रहे हैं। तजारत क्या स्मगलिंग को कहा जाता है? मुझे बताइए, ईरान से जितनी आप तेल या जो जरूरियात की अशिया लेके आ रहे हैं वो लीगल ला रहे हैं आप, वो नहीं, तमाम के तमाम स्मगलिंग की जबान में आ रही है। पाबंदी हट जाएगी ख्वाजा ना। साहब जो बात कर रहे हैं, शेख साहब का मतलब ये है कि जो ट्रंप के बयानात हैं, जो वो ज़ाहिर इंस्टिगेट कर रहा है और सजेशंस दे रहा है चाइना को भी कि जी आप तेल उनसे नहीं, इसका मतलब है कि वो पाबंदियां उठाने जा रहे हैं इनके। बात ये है, क्या चाइना पाबंद है ट्रंप के मैसेज का कि No. ट्रंप के कहने पे? नहीं है। हाँ, बात यह है इस वक्त जितनी दिलेरी से ईरान लड़ा है ना, जो पसे पर्दा कंट्री सामने आ रही है ना, वो आ जाएंगी रूस चार और दिनों चीन में। जी। रूस और चीन है। क्या उसकी सपोर्ट में चाइना तो खड़ा है? क्या चाइना पेट्रोल उससे पूछ के लेगा? रूस पेट्रोल उससे पूछ के लेगा? बात यह है, ट्रंप साहब गुफ्तगू करने के मास्टर हैं और उतनी लेकिन ही इस खूबसूरती से। सेंटेंस की समझ नहीं आई है। बात यह है, उनके पास अल्फाजों का जखीरा नहीं होता। जब वो मीडिया के सामने आते हैं, वो बात कहते हैं, आधे घंटे बाद उनका माजी निकाल लीजिए ना, हिस्ट्री निकाल लीजिए, कल के बयानात, उसके बाद यू टर्न, फिर मैं डिलीट, फिर वो जो है एक्स पे पोस्ट करते हैं, फिर वो डिलीट। मुराद ये है, मैं ट्रंप साहब को इतना सीरियस इन मैसेज में नहीं लेता। अगर मैसेज इतने सीरियस वाले होते तो ट्रंप साहब ने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन उसका में वेट हमारे करता वो। गुफ्तगू होगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो बाबा उसने तीसरे दिन ये काम कर दिया। क्या बात करते हैं ट्रंप साहब और की उससे आप? पहले ईरान को इंगेज किया, मुज़ाकरात मुज़ाकरात के लिए अंगेज किया। मुराद ये है कि यूरोपियन जितनी कंट्रीज थी वो भी ये कह रही थी मुज़ाकरात का कोई ना कोई हल निकलेगा। तो मैं ट्रंप साहब की किस बात का यकीन करूं? क्या तजारत ही रह गई है खाली? तजारत जिसने करनी है ना, और जिसको पेट्रोल चाहिए ईरान से, दुनिया के बहुत बड़े खरीदार उसके पास हैं। वो अमेरिका के कहने पे पेट्रोल नहीं लेंगे। हमें ईरान तो वहां से खुशदार से जितना भी पेट्रोल आता है। जरा क्विकली बता दीजिए, फिर इसके इस बयान का मकसद हम क्या लें, क्या मतलब लें? बेवकूफी बात यह है, उस ट्रंप साहब समझते हैं कि दुनिया में लोग जो है ना, वो तमाम के तमाम उनके सामने बेवकूफ है या बेजुबान है। वो जो बयान देंगे लोग यकीन कर लेंगे। लोग उनके बयान क्या ये किसी उस एजेंडे का शाखसाना तो नहीं है कि एक तरफ आपने जो नाकाबिले तस्खीर एक इमेज बनाया था इसराइल का, वो तो सहर टूट गया। दूसरी तरफ जो है मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है, और जो जैसे कि शेख साहब ने भी कहा, बात तो समझ आती है कि ईरान पर से पाबंदियां हटा के उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। देखिए, अब तो पाबंदियों वाला जवाब बाकी रहता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, जब अमेरिका खुद तस्लीम कर रहा है कि हमने उनके एटमी रिएक्टर या जौहरी जो उनका प्लांट था उसको तबाह बर्बाद कर दिया, और आने वाले कई सालों में वो दोबारा इस तरफ नहीं आ सकता, और एटमी प्लांट जो है ना
उसका नकारा हो गया और वो एटम बम नहीं बना लेकिन सकता। ईरान तो कह रहा है कि जी शिफ्ट ऐसा कर कुछ चुका नहीं है, है। वो शिफ्ट कर चुका था। देखिए वो शिफ्ट कर चुका ताबदारी है नहीं हुई भाई भी। है। अमेरिका तो नुकसान हुआ ही माने, नहीं। कोई ताबदारी अमेरिका नहीं तो माने कि शिफ्ट कर चुका। अमेरिका कहता है कि मैंने सारा कुछ उसका तबाह कर दिया। देखिए वहां कोई तबाही होती तो जब ताबकारी की तबाह बात कर आती दिया, है। जब किसी तबाह भी कर किस्म की दिया आदमी ताबकारी नहीं तो होगी। सैंक्शन की बात कौन सी बाकी रहेगी? मुझे बताया उसके ऊपर पाबंदियां किस चीज अच्छा, की आपका रहेगी? मतलब है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो रिटेलिएशन आई है ईरान की तरफ से, उसके बाद जो उन पे पाबंदियां कितनी दहाइयों से लगी थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई कोई रह नहीं गई। और खिफत मिटाने के अब लिए यही हाल है। अब ये समझ ये आती है ख्वाहिश साहब कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है ईरान की तजारत का, वो अपनी खिफत और शिकस्त जो है वो मिटाने के लिए। इसकी मैं आपको एक पंजाबी की मिसाल बड़ी सौखी से समझाता हूं ताकि मेरे सुनने वाले को समझ आ जाए। जब एक कमजोर आदमी किसी पहलवान से लड़ता है ना, तो पहलवान उसको मारता है, वो कमजोर कहता है इब के मार, इब के मार। वो फिर मारता, कहता हुन मार। मुराद ये है, ये गिदड़ भपकियां हैं। ईरान जितना मजबूत है इनके खामो ख्याल में भी नहीं है। ईरान इसराइल पे अटैक करेगा, हर कीमत पे करेगा। वो किसी तरह भी अपने ऊपर उसको सुपर नहीं होने देगा, ये बात याद रखिएगा। वो कोई ना कोई बहाना, जिस दिन हो गया इसराइल की तरफ से कोई गलती हुई, ईरान उसका पुरजोर जवाब देगा और इतना स्ट्रांग जवाब देगा कि शायद जो गलतियां अब उनसे हुई है ना, उसकी वजह क्या है? हमास के जो उसके जो मुसाद के जितने जासूस है ना, वो इंडियन है, ज्यादा मेजोरिटी इंडियन की है। और इसराइल ने जितने भी लेकिन उन्होंने एजेंट्स तो वहां पकड़ रखे लिए हुए हैं बहुत ना, सारे मुसाद और वो वाक़े। उनकी एक एक घर में एक एक जगह मौजूद है। घरों में नौकर की सूरत में वो उनके वहां काम कर रहे हैं। अब उनको समझ आ गई है कि बाबा हमारे जितने आर्मी जनरल चीफ मर रहे हैं, वो कैसे मर रहे हैं? एटॉमिक साइंटिस्ट वो मुराद ये है, एटॉमिक साइंसदान मर रहे हैं, वो 7वीं तय में होते हैं, उनको इतला कौन देता है? मुराद ये है। अब उसको समझ आ गई है उसकी गलतियां ये थी कि वो अपने नशे में मस्त थे कि हमें कोई नहीं कर इंडिया सकता। से भी उन्होंने रवाबत इंडिया से भी टाइट कर दिया। उन्होंने 48 घंटे में टाइम दिया था, इंडिया यहां से निकल जाए, इंडिया के लोग यहां से निकल जाए। बहरहाल आने वाले चंद दिनों में मैं ईरान को बहुत मजबूत होता हुआ देख रहा हूं और वो इसराइल के लिए एक हव्वे के तौर पे साबित करेगा अपने आप को। ठीक है, पाकिस्तान अल्लाह ताला की रहमत से बहुत मजबूत है। राइट भट्टी साहब, जो इसराइल जो अमन की दावत और दावे करता था डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी, इवन आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनकी अब क्या हकीकत है? और मुझे ये भी बता दीजिए कि अमेरिका की ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ इस्लामी दुनिया के जज्बात क्या हैं? क्योंकि जाहिर है ये अगर वहाँ पे जो बात आप भी कर रहे थे, बाकी मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त भी कर रहे हैं कि उनकी ताबकारी होती है, अगर एटॉमिक प्लांट को उन्होंने तबाह किया होता, तबाही हुई या नहीं हुई, अटैक हुआ अमेरिका, इसके बाद जो है इस्लामी दुनिया के जज्बात उसके बारे में। जी देखिए, ट्रंप ने जो कहा कि मैं अमन का दाई हूं, उसका तो बयानिया जो है झूठा और बोगस ही साबित हुआ। अच्छा, वो तमाशा कर रहा है, जंग करवाता फिर कहता तो वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे मतलब कोई मदारी मतलब जो है मतलब डुगडुगी बजा रहा हो, ठीक है ना। और वो एक मदारी की तरह मतलब जो एक्ट कर रहा है, कभी उल्टा खेलता है, कभी सीधा खेलता है, लोगों को सोच सुनाता है कि मैं पता नहीं क्या मतलब अक्लमंद शख्स हूं। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि उसमें कोई अक्लमंदी वाली बात है। और जो दावे करता था वो अमन के, वो सब उसके झूठे और बोगस निकले हैं। और इस्लामी दुनिया में इस बात पर बहुत शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि उसने ईरान पर बिला जवाज हमला क्यों किया। अब ये एक अलग बात है कि वहां पर ताबकारी असरात वहां से निकले या नहीं निकले हमलों के बाद एटमी मराकज पर, वो तो डेफिनेटली नहीं निकले, क्योंकि ईरान कहता है कि मेरा जो प्रोग्राम था वो पुरअमन था और मैं एटमी बम बनाने वाली पोजीशन में जा ही नहीं रहा था। मेरा प्रोग्राम जो था दुनिया में अमन और सेहत के हवाले से काम कर रहा था। मैं बिजली पैदा करना चाह रहा था, दुनिया में तरक्की की राहें खोलना चाह रहा था। तो इस सूरत हाल में जो अमेरिका का इकदाम था उस पर हमला आवरी का, वो तो लोगों ने देखा कि गलत साबित हुआ। अच्छा, अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर ईरान के एटॉमिक जो प्रोग्राम है उस पर अगर वेस्ट को और अमेरिका को प्रॉब्लम है, एतराज है, तो फिर एनपीटी जो है वो 1968 में तो वो रजा शाह पहलवी के दौर में साइन किया था ना। आप नहीं समझते कि ये जो हुकूमत है, रजीम है इस वक्त 79 से है, इनको उसको खत्म कर देना चाहिए था जब ये पार में आए थे?
नहीं, देखिए हुकूमतों का जहां तक ताल्लुक है, खत्म करना और बनाना तो दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं वो हमेशा ये ख्वाहिश करती हैं कि अपने जेर नगी बगल बुच्चा मतलब जो है वहां नहीं, पर हमने लोगों भी तो को लेकर एनपीटी आए, पे और इंडिया ने ठीक और है ना? हमने साइन नहीं किए हुए। हाँ, नहीं किए हुए। मतलब ईरान ने अगर रजा शाह पहल भी ने किया क्योंकि वो मगरिब नवाज था, तो अमेरिकन फ्रेंड था। रजा शाह पहलवी जो है वो भी तो मतलब प्रो मतलब अमेरिका था। हमारे यहाँ पे प्रो अमेरिकन भी था और प्रो यूरोपियन भी था कि जब वो गया है मतलब यहाँ से इनकलाब आया ईरान में तो वो यूरोप की तरफ नहीं, भी भागा ना। मेरा क्वेश्चन ये ठीक है है ना? बड़ी साहब कि जब 79 में ये लोग आए हैं, इनकलाब आया है, लास्ट इनकलाब दुनिया में वही आया है, वही आया है। तो उसके बाद ये एनपीटी को क्यों मानते रहे जी? खत्म कर देते। देखिए वो उनकी अपनी कोई पॉलिसियां यही होंगी कि मतलब कि हमारे जो फैसले मतलब हमारे पेशरू हुक्मरानों ने किए हैं हम उसका पास रखें और दुनिया को ये ना दिखाएं कि हम इंतहा पसंद हैं, हम अपनी साबका हुकूमतों को जो है वो फैसले जो मुल्की सतह पर किए गए हैं उसको सबूताज कर रहे हैं। तो ये हर गवर्नमेंट की अपनी एक डिप्लोमेसी होती है कि वो चाहती है कि दुनिया को दिखाए, चाहे पाकिस्तान में जैसे मार्शल अच्छा, आप समझते हैं कि अगर इनके एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर जो वो कहते हैं कि पुरअमन है, हमारे ऊपर भी आपको पता है इतराजात थे। रिप्रोसेसिंग प्लांट जो भुट्टो साहब ने फ्रांस से लिया था वो वापस हो गया था, उसके बाद उनकी गर्दन भी लंबी हो गई थी। तो ये नहीं है कि दुनिया जो है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल इसराइल के प्रोग्राम को भी जो है वो भी बंद करवा दे, फिर दोनों को करवा दे। यही तो दोगली पॉलिसी है यूरोपीय हुक्मरानों की और अमरीकी हुक्मरानों की कि वो मुसलमानों को तो कहते हैं कि आप फसादी हैं, दहशतगर्द हैं, ठीक है ना, डुअल स्टैंडर्ड जो है, ठीक है ना, लेकिन जितनी दहशतगर्दी अमेरिका ने की है दुनिया में या यहूदियों ने की है वो तो दुनिया में जवाब दे दीजिए। जितना अब जाहिर है कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं रही कि जो दहशतगर्दी की गई है ईरान के ऊपर, इसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल था, अमेरिका शामिल था, तो फिर उसको नोबेल अवार्ड के लिए जो नामजदगी हमारी तरफ से हुई है, क्या पाकिस्तान को उसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उसको वापस लेना चाहिए। और बड़ी से मुझे बताइए जी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं बड़े शदीद हैं, जो ज़ाहिर है कि बाहर की इंटरनेशनल इश्यूज़ की वजह से दब जाते हैं, ज़रा सा सुकून होता है, फिर आ जाते हैं। दहशतगर्दी के मसाइल हैं, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है उसके मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ का जो पाकिस्तान में सियासत में इमरान खान के बगैर कोई किरदार है? तरीके इंसाफ के किरदार की बात कर। काशी भाई, पीटीआई में अगर तहरीक इंसाफ की आप बात करें तो वो इमरान खान है और इमरान खान के अलावा वो कुछ भी नहीं है, और कोई भी जो कारकुन है वो उसके अलावा किसी और को मानने को तैयार ही नहीं है, वो इमरान खान को मानने को तैयार है। अब दिक्कत ये है कि हमारी इकॉनमी वाकई प्रॉब्लम में थी और उस इकॉनमी को जाहिर है वो जो हिट बैक हो रहा है वो एक आम आदमी, मेरे और आप जैसा बंदा हिट बैक हो रहा है। बिल्कुल सही। हमें जब बिजली का बिल नहीं भी आता, आने में भी 10 दिन होते हैं, तो हमें फिक्र होती है कि बुखार चढ़ जाता है। आएगा जी, आपको भी चढ़ा होगा, मुझे भी चढ़ा होगा। गैस का बिल आता है, फिर उसके बाद पानी का बिल आता है, फिर दो बच्चों की फीसें जाती हैं। मतलब ये सारे कुछ करने कराने के लिए हमें जो तगोदो करनी पड़ती है, उसके बावजूद वो खर्चे पूरे नहीं होते। तो एक आम आदमी जब कितनी को दफा कर्ज ले सकता है, एक दफा कर्ज ले लेगा, दो दफा ले लेगा। और यही हाल मैं जिस कारोबारी तबके से भी बात करता हूँ, नौकरी पेशा को छोड़ दें, वो बेचारा भी कहता है मेरा कारोबार ही नहीं चल रहा, इकॉनमी नहीं चल रही। जब लोगों के पास पैसे नहीं तो मेरा कारोबार कहां से चलेगा? जब पूरी की पूरी इकॉनमी इस तरह डाउन है, तो मेरा ख्याल है कि अब सबसे पहले अपनी अवाम का सोचना चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए कि होश के नाखुन नहीं है। जितनी इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की डिटेल्स आ रही हैं कि इतने खरब का इन्होंने करप्शन कर लिया, 10 से 12 अरब रुपए का पाकिस्तान की रिपोर्ट है जी। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक आम आदमी को तो रोटी मुश्किल है। आज आप कह रहे हैं कि 35,000 36,000 में गरीब का बजट, आप अपना बजट बना के दिखा दें मुझे 35,000 के अंदर, आपको पता लग जाएगा किस तरह बजट बनते हैं। तो इन लोगों को ये एहसास होना चाहिए, एमपी एमएलए की तनख्वाह उतनी होनी चाहिए जितनी एक गरीब मजदूर की तनख्वाह है, ताकि उसको पता हो कि इस बजट के अंदर मैंने कैसे गुजारा करना है। वो तो क्रॉस करके मिलियन। तो सर यही तो हमारा अलमिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बस क्रॉस करके मिलियन से ऊपर हम अफसोस ही कर सकते हैं, 2 मिलियन तक भी पहुंच ये अफसोस वाली बात है ना। कोई इतनी अच्छी इस पे कमेंट कर दीजिए। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, हम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो इमरान खान का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि पीके और बजट मैंने इसलिए पास किया है कि रिक्वायरमेंट है आइन की, अच्छी बात है, आइन को ओबे करना चाहिए। जो 3 साल में आइन के साथ हुआ उसको रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जी सूबे में मालियाती एमरजेंसी, फिस्कल एमरजेंसी जिसको कहते हैं, वो लगाकर सूबे पर कब्जा
करने की कोशिश की जा रही सर थी। एक हद तक तो अली अमीन गंडापुर साहब सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके ऊपर थोड़े से इल्जामात भी काफी ज्यादा हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो उस तरह नहीं है पीटीआई के साथ सिंसियर। तो ये मामला ऐसे गौर तलब हैं जो कि इमरान खान साहब ही सबसे बेहतर जानते हैं, और वही नहीं, इसको वैसे हल करते मुझे शेख साहब ये बताइए, क्या आप आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही हुकूमत कर रहे हैं। हैं। इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में के इसी साथ तरह मिलना होता है, कोई बुरी बात तो establishment के नहीं साथ है। कोई ये इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट है। तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पेंटागन में भी इसी तरह होता है, सीआईए पेंटागन मिलकर हुकूमत के साथ चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया अब के अंदर- कोऑर्डिनेशन तो अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये अब मैं- आप देखिए ना, अगर केपीके का बजट अप्रूव ना होता तो कितनी दिक्कत आनी थी, एक आम पब्लिक को दिक्कत आनी थी ना, उसका तो जो इन्फ्लुएंशियल अच्छा, इस बजट के बाद केपीके के अवाम जरा पुरसुकून हो जाएंगे? बड़ी नहीं पुरसुकून तो नहीं होंगे, लेकिन सर फिर भी मुश्किलात कम हो जाएंगी उनकी। नहीं होंगी, नहीं होंगी। वो तो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही, वो तो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ही दिक्कत है। तो तो लेकिन फिर ये बजट्स की वैल्यू क्या रह गई? तो सर आईनी को जिम्मेदारी तो पूरी करनी है आपको ना। याद है स्टूडेंट लाइफ में बजट आता था, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि हमें रिलीफ मिलेगा, इसमें कुछ ऐसा ही ये है। होगा, क्योंकि और वैसा भी था। क्योंकि वो साल बाद आता था। साल अब बाद। अब आपको हर एक माह के बाद पेट्रोल मिनी बिल बजट बढ़ता आता है, है। 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है। अब वो मिनी बजट तो लगातार लगे रहते हैं, और जिसके जो प्राइसेस का दिल करता है वो अपनी मनमानी करती है कंपनी, कोई पूछने वाला सबसे नहीं। ज्यादा बड़ी ये हुई है शेख साहब आवाम के साथ कि पूरे पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। मिसाली सजाएं भी नहीं है उसके। ऐसा ही है बिल्कुल। भाई साहब, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे बात कर लें। ये जो पोलराइजेशन है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं वो पहाड़ से भी ऊंचे चले गए हैं। इनका क्या बनेगा, और इंसाफ, तरीके इंसाफ का क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोल देख रहे हैं विदाउट इमरान खान? और ये जो अली अमीन गंडापुर ने कहा, जरा मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम। गुजारिश ये काशिफ साहब, इसका मैं वन लाइन जवाब दूंगा। पाकिस्तान की आवाम और पीटीआई या पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन सबको 2-2.5 साल इसी तरह में काम करना पड़ेगा, अच्छा जी। और ये सारा सिनेरियो एज इट इज ही रहेगा। और अगर कोई चेंजिंग आएगी तो 2-2.5 साल के बाद एक्सपेक्ट 2-2.5 साल बाद तो टेन्योर 5 साल का पूरा नहीं तो होगा। भाई तब तक ये सिस्टम ये तो 29 तक चलेगा जी। ये इसी तरह चलता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं अवाम आएगी। बर्दाश्त कर लेंगे इतनी प्रॉब्लम्स जी? 2-2.5 साल आप कह रहे हैं? बस 74 साल में अवाम ने बहुत बर्दाश्त किया, 2 साल और कर लेगी तो कौन सी क्या यही पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस वक्त, यही ये बेड़ा पार करेगी अवाम एज का। इट इज चलती रहेगी। बेड़ा पीपल्स पार पार्टी- करेगी। देखिए, पीपल्स पार्टी खूबसूरत करती है, जब उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो एंटी हुकूमत बयान दे देती है, अगले दिन उसकी तमाम डिमांड पूरी, और सारे वो पैसे जितने मांगते हैं उनको मिल जाता है। जब हुकूमतें मिलजुल के ऐसी बरसर इक़्तिदार में आए, कंप्रोमाइज और मफादात पॉलिटिकल पार्टीज कंप्रोमाइज भाई ऐसे ही हुआ। बटी साहब, मुख्तसर जवाब, जो अवाम के मसाइल हैं पहाड़ देखिए, जितने अवाम के मसाइल की बात करते हैं, अभी मेरे दोस्त बात करते हैं महंगाई के हवाले से कि अवाम पिस रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अवाम कम पिस रहे हैं। अच्छा। ये जो दरमियानी किस्म के लोग हैं ना, सफेद पोस्ट लोग, ठीक है ना, मैं Mediocres की बात कर रहे हैं ना? हाँ। मेरे ख्याल में मैं mediocres थोड़ा को सा खत्म कर दिए। क्या आप लाहौर की मैं बात करूं, बाकी मुल्क को आप अगर वक्ती तौर पर नहीं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि जहां कहीं मेट्रो है, कारे 4 है, इम्तियाज माल है, जलाल सन्स है, फतेह है, ये अफसरान लोग जाते हैं, बड़े ताकतवर लोग जाते हैं। बाजार में गोश्त का रेट है 1600 रुपया, वहां जली हरूफ में लिखा होता है 3000 रुपए किलो, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे बटी साहब, वो अफसरान और हुक्मरान तबका जो वहां से जाके ये शॉपिंग आम करता है, बाजारों में वो वहां पर महंगाई खत्म नहीं कर सकता। बट तो गरीब 2500 आवाम को रुपए से 1600 कम नहीं रुपए है। में गोश्त दिलवाएगा। गोश्त 2500 रुपए से कम आम बाजार में भी नहीं है। डीसी वैल्यू भी नहीं है 2500 से कम। डीसी रेट लिखा होता है, वहां पे छिछड़े पड़े होते हैं 100 रुपए। ये आप मतलब जाएं तो- मैंने बात की ना, ठीक है, काशिफ साहब। ये बात आप सुनिए। फ्रूट लेने जाए तो ये मंडी में रेट है 100 रुपए का किलो पड़ता है, वो 1000 रुपए की बेटी है, ये 100 रुपए आता है, रेडी इसके वाले जिम्मेदार अवाम तो 400 नहीं रुपए है। किलो बिक रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हुक्मरान है। सियासतदान है, बोनस सियासतदान हुक्मरान है। हुक्मरान नहीं है, सियासतदान है। नहीं, ये अकेले माफिया सियासतदान है। नहीं, माफिया डेफिनेटली माफिया है। हाँ। ये हुक्मरानी जो करते हैं, ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर कर रहे हैं। राइट, कोई थैंक यू वेरी भी मच। इसके टाइम काबिल खत्म माफी हो नहीं गया। है। बट साहब, थैंक यू वेरी मच। तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। भी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने आज की कि जो डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट जो है बाजार बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि कल रात तक तो ऐसा लगता था कि पूरे अरब जो है जंग की लपेट में आ चुका है, और ईरान के जो अज़ाइम थे, और मैं समझता हूँ कि मिन हैसिल कौम और बहसीयत एक इस्लामी रियासत जो रोल उन्होंने प्ले किया, बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ। गो कि उनकी सफ़ों में रा के और मोसाद के
हर घर में, जैसे अभी हमारे दोस्त फाजल दोस्त ख्वाजा अयूब साहब ने भी कहा, और जो वहाँ पे हमें नज़र आया कि एजेंट्स हर जगह पे थे, और उसके बाद भी उन्होंने उनको पकड़ा भी, सजाएं भी दी और उनको बाहर निकालने की बात भी की, लेकिन उनकी जो रिटेलिएशन थी उसके बाद सुपर पावर, मैं समझता हूँ कि इसराइल और अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं है, उसका बगल बच्चा अगर हम उसे कहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन जो कुछ अमेरिका इसराइल से मुस्लिम वर्ल्ड के साथ करवाता रहा, उसका भरम भी टूट गया। और आज ईरान ने सबूत दिया है कि एक इस्लामिक रियासत जो है वो किस तरीके से जारहियत का जवाब देती है। अमन बज़ाहिर आर्जी जंग बंदी हो गई है, और आई विश कि ये जंग बंदी रहे। ईरान को, ईरान के लोगों को पूरा राइट देना चाहिए, उसके लिए हम तमाम मुसलमान ममालिक को जो है उसके शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरीके से वो हर चीज़ को इंजॉय करते हैं, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तमाम फैसिलिटीज़ को इंजॉय करते हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक को भी जो है इस किस्म का राइट होना चाहिए, उसके राइट को डिप्राइव नहीं करना चाहिए। भी बस आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।